हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले पेपर व सीटेट में आने की संभावना है। हम सीट का टारगेट करके आपको इतने क्वेश्चन करा देंगे जिनमें से आपके 40 क्वेश्चन सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट से ही उतरे हुए मिलेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा प्रयास रहता है कि हम सबसे कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा सकें। बिना टाइम ख़राब किए आप सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में मिलान कीजिए और उपरोक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो नंबर 1 का शासन काल कब से कब तक था? आनंदपाल कब था? चौहान का कब था? पृथ्वीराज चौहान कब था? चलिए बताइए बिना टाइम खराब किए, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है नो बकवास, सीधे क्वेश्चन। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। मैच कराइए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा जूम कर दें आपके लिए अच्छे दिखने लगे। ये क्वेश्चन बहुत दूर से बहुत ही मेहनत से निकाले जाते हैं, जो भविष्य में या पास्ट में आए हुए सीटेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कई बार आते रहते देखता, जो इस बार भी आने की संभावना है। वही कराया यार आपको। देखिएगा लास्ट में आपको सभी क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए, तोमर का शासनकाल कब से कब था? ये आरंभी 12वीं सदी के से 1165 तक था। ठीक। आनंदपाल कब तक था? आनंदपाल का शासनकाल था 1130 से 1145 तक। और चौहान कब तक थे? चौहान तब था 1165 से 1192 तक। आपको देखो सभी पता हो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई थी? 1192 में। इसका लगा दिए ऑप्शन नंबर 1। तो कौन सा मैच कर गया? जल्दी सही बताइए। इसका ऑप्शन नंबर उत्तर नंबर बी नंबर सही होगा। चलते हैं टाइम बिना ख़राब किए क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तमिलनाडु में डैश बस्तियों को उर कहते हैं। बताइए। व्यापारियों को उर कहते हैं, कुलीन अभिजातों को उर कहते हैं, खेतिहर मजदूरों को उर कहते हैं, शिल्पकारों को उर कहते हैं। बताइए जल्दी से, किसको उर कहते हैं? तमिलनाडु में किसानों को या खेतिहरों को उर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम ख़राब किए। हो सकता है आपको लग रहा है मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यह समय प्रैक्टिस करने का ही है, न कि एक एक क्वेश्चन करने का। बताइए, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में मिलान कीजिए। फर्रुखसियर का शासनकाल का क्या था? शाह आलम द्वितीय का शासनकाल क्या था? आदम शाह का शासन क्या था? और आलमगीर का द्वितीय का शासनकाल क्या था? मैच करिए जल्दी से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, फर्रुखसियर का शासनकाल था कब था? 1713 से 1719 तक। और शाह आलम द्वितीय का था 1759 से 1816 तक। और अहमद का था 1748 से 1754 तक। और शाह आलम द्वितीय का था यानी आलमगीर द्वितीय का था 1754 से 1759 तक। तो बताइए इसको कौन सा मैच कर रहा है, जल्दी से मैच कराइए। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह केवल आपकी तैयारी को अधिक बनाएगा और अधिकतर क्वेश्चन आपके ही प्रैक्टिस सेट से मिलेगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। बताइए, उत्तराधिकार में शहदायाद प्रथा का अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर 1, पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत मिलना। ऑप्शन नंबर 2, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन होना। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होना। बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर इसका। किसका मतलब है? उत्तराधिकार में शहदायाद का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, मैंने टाइम खराब किए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना। चलते हैं अगले 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है? मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? स्तोत्रम, भजनम, प्रबंधम,
अभंग। बताइए जल्दी से, बिना टाइम खराब किए। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर? अभंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपरोक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद सभी साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने के अधिक पसंद किया। बताइए क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अब इसका सही मिलान करना, चलिए मिलाइए इसको। सही मिलान में कौन सा सही सुमिलित है? नंबर ए, बख्शी किसे कहते हैं? सैनिक वेतनाधिकारी को। सद्र, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री को। इक्तादार, सैन्य कमांडर है। कोतवाल कौन है? नगर का पुलिस अधिकारी। बताइए कौन सा सही है, कौन गलत है? जल्दी से बताइए, बिना टाइम खराब किए। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ए, बी और डी तीनों सही, जबकि बी गलत है, सी गलत है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश के घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था? बताइए जल्दी से। बीघा, बेवड़ा, बैग, बैगा, महल। बताइए जल्दी से क्या उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा बेवड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। यह समय केवल प्रैक्टिस करने का है, न कि अब सिलेबस को कवर करने का। आपको अधिक जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। जैसे आपको लगेगा हाँ हमको क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनें। ऑप्शन नंबर ए है, 19वीं सदी के शुरुआत में ही हमें सामाजिक विज्ञान, रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छापने का विकास हो रहा था। बताइए दोनों सही है, व्याख्या करता है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, बी गलत है, दोनों गलत है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से, बिना टाइम खराब किए। इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर कथन कारण से है। इसमें दिया गया है, कथन ए एवं आर को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर क्या है? कारण क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। कारण क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन जो इसका कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ई वी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण क्या है? उन्हें ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसे लोगों को
समाज में जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कहा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, दोनों व्याख्या करता है। अब देखिए यहीं से अगला क्वेश्चन बना देगा। ईवी रामास्वामी ने कैसा आंदोलन चलाया, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो उन्होंने चलाया था जातिगत भेदभाव के खिलाफ। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, वीर सावरकर ने, ऑप्शन नंबर 4 मौलाना आज़ाद ने। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा मौलाना आज़ाद ने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। दो राष्ट्र सिद्धांत था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक पाकिस्तान नाम का देश चाहिए। यह उनका दो राष्ट्र का सिद्धांत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। मई 1857 में भारी विद्रोह प्रारंभ हुआ। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। मतलब इसका उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा। देखो ए नंबर भी सही है, इसका सी नंबर भी सही है, इसका बी नंबर गलत है, तो केवल बी गलत है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। दिया है ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बताइए ऐसा था सहायक संधि में। ऑप्शन नंबर बी कहता है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। बताइए इसका क्या उत्तर सही होगा। बताइए जल्दी से बिना टाइम खराब करते हुए। देखिए भारतीय जो राजा थे उनको सेना रखने का अधिकार नहीं था। उन्हें सेना के लिए अंग्रेज़ों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो इसका उत्तर होगा आपका ये तो गलत है, लेकिन आर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब ये आ गया अपना आपका क्वेश्चन जियोग्राफी से। इसमें दिया गया है यूरेनस, नेपच्यून, शनि और मंगल, मतलब ये कितने समय पर घूर्णन एक पूरा करते हैं अपना। बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। मतलब कौन सा सही मिलान है करते हैं। बताइए जल्दी से बताइए। देखिए जो यूरेनस है वही लगभग 17 घंटे 14 मिनट में घूर्णन करता है, और नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट में घूर्णन करता है, और शनि और मंगल ये दोनों गलत हैं। तो कौन कौन सही, मतलब केवल इसमें दो सही हैं। कौन से, ए और बी वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कौन सी तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय भाग दोनों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। देखिए इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, लेकिन यह एक सीधी रेखा में नहीं है। ये कई बार विचलन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमारे प्रशांत महासागर से होकर जाती है। अगर क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय और स्थलीय भाग दोनों से होकर जाती है, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, नहीं, गलत है। तो इसका आपका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा आपका केवल ऑप्शन नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है।
अब इसी का अलग कुछ बना देगा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो आपको बताना होगा। फिर यही 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आया बन सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोड माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बताइए, आप अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोड माप कर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कारण क्या है? विषुवत वृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का एक चौथाई है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। 17 नंबर का 17 नंबर का है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो शायद 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। बताइए। 4 घंटे अर्जित करेंगे, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। बताइए। जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमारा टाइम भारत के अनुसार कम होगा, क्योंकि वहाँ सुबह जल्दी हो जाती है, इसलिए हमारा टाइम क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा? देखिए, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। यहाँ पे कितनी डिग्री हैं? 130 डिग्री हैं। तो आप उसका 4 का मल्टीप्लाई करिए कितना है इसका उत्तर आएगा लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 19। ऑप्शन नंबर 19 है महासागरीय पर्पटी के प्रमुख खनिज हैं। महासागरीय पर्पटी के प्रमुख खनिज हैं। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकेल। बताइए कौन सा महासागर की पर्पटी के ऊपर पाए जाते हैं। बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम और सिलिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ से उसे बंज, एस, बीच के पेड़, फिजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्नलिखित में से किस वनस्पति का दौरा किया। बता जल्दी से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। बता जल्दी से क्या होगा। 20 नंबर का उत्तर है इसका होगा आपका उत्तर शीतोष्ण पर्णपाती वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपका। किस क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तुंड्रा क्षेत्र में, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा इसका। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 21 नंबर का। 21 नंबर का होगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा क्षेत्र में किसी भी बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कथन कारण का। महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, कारण क्या है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। देखिए, महासागर का जल खारा होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में लवण घुले होते हैं। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। लोयस, क्षैत्रक शैल, हिमोड, स्टैक। किसके? पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। इसका उत्तर होगा आपका लोयस। क्या बोलते हैं? लोयस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं। बताइए। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं। डेल्टा, तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी 24 का। इसका उत्तर होगा नदी मुहाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है
निम्न सूचीबद्ध लक्ष्यों पर विचार कीजिए। वनों के प्रकारों की पहचान कीजिए। ये वन सघन और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। कौन से वन है? रोजवुड, अबनूस, महोगनी, इस प्रकार के वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। ये होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको लगातार सीटेट के पेपर तक हम सीटेट के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब गंवाएं। आपका अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ क्या है? मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव। ऑप्शन नंबर 4, सभी प्रकार के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकतानुसार उपयोग करना, भविष्य के लिए बचाना। बताइए सतत विकास का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकतानुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया के खनिज के अग्रणी देश हैं। वह किस प्रकार के खनिज के अग्रणी देश हैं? देश सीसा, टिन, निकेल, जस्ता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, मेरा टाइम खराब किए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, टिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुक रहे। ऑप्शन नंबर सी, खाद बह न जाए। ऑप्शन नंबर 4, फसलों के बीच अंतर रखा जाए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पानी टुकड़ों के भीतर रुक रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, बाजार के अंदर पक्की दुकानें वे कौन सी होती हैं? जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर, पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो 10 वर्ष से अधिक समय में खुली रही हुई है। ऑप्शन नंबर डी, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर, पंचायत, निगम का लाइसेंस होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर क्लास देखी है। यदि आप चाहेंगे तो आपकी आवश्यकता के अनुसार हमारा एक प्रयास चल रहा है। सीटेट के पेपर से 2 दिन पहले हम सामाजिक विज्ञान के लगभग 300 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिससे लगभग आपके 40 में से 35+ क्वेश्चन उसी सीरीज से मिल जाएंगे। आगे की वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास आसानी से वीडियो मिल सके। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी, पार्षद। बताइए ऐसे क्वेश्चन जिनमें टाइम नहीं लगना चाहिए, उन्हें कहते हैं पार्षद। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी तरह से टीचर के एग्जाम में आए हुए हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल नियुक्त करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कर्ज जो है किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ में दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। कारण क्या है? छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। बताइए इसका कारण क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा?
देखिए, जिस कारण से किसान की आत्महत्या करने के लिए मंजूर होते हैं। आपका उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर सही रूप से करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून पर प्रतिबंधित कर दिया गया है? बेगार को, अनियमित को, दिहाड़ी को, असंगठित को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारत में केवल बेगार श्रम ही प्रतिबंधित है, बाकी सब श्रम होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मेरा टाइम खराब किए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है? बड़ी समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को तुष्ट करना। ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, समुदायों की बड़ी संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? मतलब जो जेंडर में डिफरेंस होता है, रूढ़िवादिता हो तो क्या है, कौन सा बताते हैं? बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा? इसका आपका उत्तर होगा ए, सी और डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। मतलब भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? बताइए जल्दी से। देखिए, लोकसभा तो होती है, राज्यसभा भी होती है और हमारे राष्ट्रपति होते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ए, बी और डी। ए, बी और डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्वशाली, धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी 2, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हमारे जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था एकीकृत और न्यायिक व्यवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचले अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, ऊपरी अदालत पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वह निचली अदालत को मानना होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल ए सही है। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी समुदाय के घोटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा है उसका बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से? इसका होगा उसका बाकी समाज से अलगाव। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ कर और निकाल के आपको देते रहें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि यूपी में अब शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, इसलिए इस बार के सीटेट का बहुत अधिक महत्व है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। इसमें दिया गया है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है?
फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाके तय किए जाना चाहिए। ऑप्शन में भी ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना चाहिए। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना चाहिए। ठेलों और फुटपाथ का सामान बेचने के लिए स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना चाहिए। बताइए इसका क्या उत्तर होगा। इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना चाहिए। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल में यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आने वाला आपके पास तुरंत पहुंच सके। ऐसे सीसीटेट के या टीचिंग से संबंधित जो भी आगे आएंगे हम उसकी तैयारी कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।